हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बोर मॉडल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम के बारे में जो इसने जानकारी दी थी बोहर ने, नील्स बोहर ने, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। 1913 में बोहर ने, नील्स बोहर जो था उसने हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर और इसके स्पेक्ट्रम को समझाया था। स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की जानकारी इसने दी थी। हाइड्रोजन एटम के बारे में इसने बताया था। तो हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर और इट्स स्पेक्ट्रम, इसके स्पेक्ट्रम को नील्स बोहर ने बताया था। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इनके बारे में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो था उसके बारे में इसने बताया था नील्स बोहर ने, हाइड्रोजन एटम के लाइक उनको मानकर। तो इसने हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर और इसके स्पेक्ट्रम को समझाया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसके अकॉर्डिंग जैसे न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ रहेगा। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बताया इसने, एक सर्कुलर पाथ बताया। और सर्कुलर पाथ को इसने बोला कि सर्कुलर जो पाथ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, और इस सर्कुलर पाथ को इसने बताया था ऑर्बिट। इस सर्कुलर पाथ को इसने कहा ये एक ऑर्बिट होता है। सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया इसने, ऑर्बिट। और यहाँ ये जो है ये न्यूक्लियस है। इसी किसी भी एटम का न्यूक्लियस, हर एटम का न्यूक्लियस होता है। तो और इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ये इसने बात बताई थी। फिर इसने ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में ही ये चक्कर काटते हैं, या अपन कहते हैं अलाउड ऑर्बिट में। अलाउड जो ऑर्बिट है उसी में ये चक्कर काटेंगे, और जो ऑर्बिट अलाउड नहीं रहेंगे उनमें ये चक्कर नहीं काटते हैं। तो इसका मतलब अलाउड ऑर्बिटर की जो बात करी इसने, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसने बताया था कि अलाउड ऑर्बिटर जो होते हैं ये होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। जो इंटीजर वैल्यू रहेगी, मतलब 1 2 ऐसे रहेगी, ऐसे 0.5 या 2.5 ऐसे नहीं रह सकती। इंटीजर वैल्यू वाले ऑर्बिट जो रहेंगे वो ऑर्बिट जो है वो अलाउड ऑर्बिटल बोले जाएंगे, और उन्हीं में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। अलाउड एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। तो इसने ये बात भी बताई। और अगर फिर अपन बाद में इसके जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम है उसको अपन देखेंगे, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को। तो ये बात इसने पहले बताई थी, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं वो अलाउड ऑर्बिट बोले जाते हैं, और ये सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट इसने बोला। उसके बाद अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे इसने बताया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैसे इसने डिराइव किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यहाँ पर अपन सीरीज का नाम लिख देते हैं। सीरीज, इसने सीरीज बताई थी, और उनके यहाँ पर नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5, सीरियल नंबर बोल सकते हैं अपन इनको, सीरियल नंबर। और सीरीज उसके बाद इसने उनकी जो लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइन, और जो बाद में वो जाएंगे N1 और N2 क्या होंगे उसके, और किस रीजन में वो
मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइन को अपन N1 N2 बोल सकते हैं, यहाँ पर N1 और यहाँ N2। इसको थोड़ा सा अपन शॉर्ट कर लेते हैं। ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, और यहाँ पर सीरीज का रीजन बोला जाएगा, किस रीजन में वो अपने को मिलेगी। तो इसने जो सीरीज बताई थी स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन की, जो सीरीज बताई थी वो बताई थी लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड और आगे भी होती है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, और हम पर भी होती है, वो अपने नहीं आती है छोटी क्लासों में। तो लाइमन के लिए इसने N1 जो फर्स्ट जो N1 की जो वैल्यू बताई थी, फर्स्ट कहाँ से शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू चलती है। और N2 की वैल्यू इसने बताई थी 2, 3 एंड चलते जाएंगे। ऐसे बामर इसने बताया था 2 से N, बामर के लिए N1 का मान रहेगा 2 और N2 का मान रहेगा 3 और 4, और ये चलता जाएगा 5, 6, 7 ऐसे चलता जाएगा। तो इनके लिए अपन 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट N1 की वैल्यू रहती है, इसके लिए सेकंड, इसके लिए थर्ड, इसके लिए फोर्थ, इसके लिए फिफ्थ। इसका अपन अभी स्पेक्ट्रल भी देखेंगे, स्पेक्ट्रल कैसे प्राप्त होता है। तो जो यहाँ वैल्यू आ गए उसके अलावा यहाँ पर वैल्यू चलेगी। जैसे यहाँ 1 आ गया था, या 2, 3 से स्टार्ट हुई, या 2 आ गया था 3, 4 से, और या 3 आ गया तो ये 4, 5 से शुरू होगा N2 की वैल्यू, और यहाँ 4 आ गया था, यहाँ 5, 6 से शुरू होगी, और यहाँ 5 आ गया था, यहाँ 6, 7 और ये चलता जाएगा। ये जो मिलती है ये अपने को यूवी रीजन में मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में यूवी, और ये विजिबल रीजन में मिलेगी, और ये सब IR इंफ्रारेड, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं IR। ये सारी की सारी जो बाद की रहेगी वो IR रीजन में मिलेगी, इंफ्रारेड रीजन में अपने को मिलेगी। यहाँ पर IR लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म IR, और ये भी IR, और ये मिलती है विजिबल में। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बामर सीरीज किस रीजन में मिलती है, तो अपने को याद होना चाहिए विजिबल। तो UV और IR ऐसे याद रखना है, UV IR, और ये लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, लाया, बर्फ, ऐसे भी याद रखते हैं इनको, लाइमन और बामर, और फिर ब्रैकेट, इसकी ट्रिक नहीं बन पाएगी, तो ये से याद रख लेना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, और N1 चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, और N2 चलेगा 2, 1 से, इनके अलावा जो डिजिट है वो सब यहाँ आ सकती है, 3, 4, या 3 है तो 4, 5, या 5, 4 है तो 5, 6, और 5 है तो 6, 7, और UV, विजिबल, IR। तो ये सीरीज इसने बताई थी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की सीरीज अपने को ये मिलती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की डिटेल से अब उसको पढ़ेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो अब अपन इसके सीरीज बनाते हैं। यहाँ मैंने ये n ले लिया, n इनफाइनाइट,
और इधर इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0, और जो भी नीचे आएगी उस नेगेटिव में रहेगी, और 0 के बाद पॉजिटिव, 0 के बाद इलेक्ट्रॉन फिर आयनाइजेशन में चला जाता है। यहाँ पर अपन ले लेते हैं N1, ये कोई न्यूक्लियस है, और यहाँ N2, N3, N4, N5 और ये N6। इसको यहाँ नहीं लिख के अपन यहाँ लिख देते हैं। N6 के पास की क्या देता है, N इनफाइनाइट अपन ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, और ये जो वैल्यू रहेगी ये किस में रहेगी नेगेटिव में, और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रहती है 0 के बाद। तो ये जो सीरीज है ये सारी सीरीज क्या है नेगेटिव में ही रहती है, इसलिए हाइड्रोजन के जो एनर्जी रहती है वो नेगेटिव में अपन कहते हैं, क्योंकि 0 से कम एनर्जी में ही ये एग्जिस्ट करते हैं। 0 से ज़्यादा होते ही इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में चला जाता है, मुक्त अवस्था में वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियस के नियंत्रण क्षेत्र में वो नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियस से जब तक बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन तब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव मानी जाती है। अब यहाँ पर अपन N1 किसके लिए बोल रहे थे, N1 जो बोल रहे थे अपन लाइमन सीरीज के लिए बोल रहे थे। तो लाइमन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता था, N2 की वैल्यू क्या थी 2, 2, 3, 4, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में, लाइमन सीरीज बोली जाएगी। और 3 से भी आ सकता है 1 में, 4 से भी आ सकता है 1 में, 5 से भी आ सकता है 1 में, और 6 से भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस सीरीज को अपन बोलेंगे लाइमन सीरीज। और इसके लिए ये मिलती है यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में। यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है लाइमन सीरीज। और N1 की वैल्यू क्या रहती है 1, और N2 ये, और फिर N3 अगर कहें अपन तो ये यहाँ सबसे इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। सेकंड अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि N3 से अगर N2 में इलेक्ट्रॉन आ जाए, N3 से N2 में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कौन सी सीरीज थी, बामर सीरीज। तो इसमें यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो ये जो सीरीज बनेगी ये बामर सीरीज बनेगी, और ये मिलती है अपने को विजिबल रीजन में। इसी प्रकार N4 से N3 में इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, तो यहाँ अपने को क्या मिलेगी पाश्चन मिलेगी, और ये मिलेगी IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। ऐसे ही 5 से 4 में आ जाए, और इससे इसमें आ जाए लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, तो ये मिलेगी अपने को ब्रैकेट, ये भी IR में मिलेगी। और यहाँ से यहाँ अपने को एक ही लाइन मिलती है, 6 से 5 में आता है इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद अपन N इनफाइनाइट मान रखा है, तो यहाँ एक ही मिल सकती है अपने को, ये बोली जाएगी फंड, और ये भी IR में ही अपने को मिलेगी। तो ये अपन ने हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है हाइड्रोजन एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, तो अपने को ये सीरीज मिलती है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड। तो ये सीरीज अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में इस प्रकार के ट्रांजिशन अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखना थोड़ा सा सीरीज का।
फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, सिक्स्थ एनर्जी लेवल। अब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, जैसे इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस बोला जाएगा वो बोला जाएगा डेल्टा ई। इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा ई। और डेल्टा ई को अपन आगे ऐसे लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 कैसे, जैसे इसकी एनर्जी कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती है। अपन पढ़ के भी आए कि एन की वैल्यू बढ़ती है तो ई की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन 1 से 2 हो रहा है तो एन की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है। तो सेकंड वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले की कम। तो आगे अपन ये भी कहेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। या यहाँ बोले तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी एनर्जी कम, इसकी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम, इसकी ज़्यादा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे अपन एनर्जी बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में एनर्जी है और नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, ऊपर जा रहा है अपन, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं अपन, क्योंकि एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी भी बढ़ती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन पढ़ के आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मैं यही बोला था, एन बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। तो आगे अपन इन जो गैप है उनको अपन डेल्टा ई बोलेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहाँ पर ये बात हो गई। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है वो अपन देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखेंगे अब। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को अपन शो करते हैं न्यू से, और ये कैसे मिलती है अपने को, ये एनर्जी के फॉर्मूले से मिलती है, E इज इक्वल टू एच और न्यू। E इज इक्वल टू एच और न्यू, एनर्जी एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी को अगर अपन लिखे तो फ्रीक्वेंसी को यूँ भी लिख सकते हैं अपन, E अपॉन एच। और या मैं बोल दूँ ये E क्या है, डेल्टा ई है, दो एनर्जी गैप का बीच का डिफरेंस है। अभी अपन पढ़ के आए ये इनके बीच का एनर्जी गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है। एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, E2 और E1 का है। तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, E2 माइनस E1। तो यहाँ न्यू की जगह अगर मैं ये लिख दूँ E2 माइनस E1 अपॉन यहाँ अपन H ले लेंगे, H प्लांक कांस्टेंट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलेंगे बोहर फ्रीक्वेंसी। बोहर ने इसको निकाला, बोहर फ्रीक्वेंसी। तो बोहर H कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपने को मिलती है और ये वैल्यू भी दी रखी होती है। E1 क्या है, यहाँ पर लोअर एनर्जी है और E2 हायर एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो रेडिएशन छोड़ रहा है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो एनर्जी निकाल रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। इमिट यानी छोड़ना। और कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है तो या तो कोई
ये रेडिएशन को इमिट करें या एब्जॉर्ब करें, तब उनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। तो उससे अपन ये फॉर्मूला निकाल के लिए आए हैं, E = h न्यू डेल्टा E अपॉन h कर सकते हैं अपन। ये न्यू इधर ही रहने दिया अपन ने और इस h को अपन इधर लेके गए, तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। और इस फॉर्मूले में डेल्टा E की जगह मैंने ये रख दिया, तो ये आ गया। और इसको अपन बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी। तो बोहर फ्रीक्वेंसी भी अगर निकलवाए तो आप निकाल सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम की। इसको मिटा देते हैं। एंगुलर मोमेंटम कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स ऑर्बिटल में अगर घूम रहा है, वो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ फिक्स ऑर्बिटल में वो चक्कर काटता रहेगा, फिक्स ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, तो इसकी मोमेंट एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है। उस एंगुलर मोमेंटम को अपन बोलते हैं mv/NH/2π। यहाँ पर n को अपन अलग रख लेते हैं, h/2π, mv/NH/2π। तो यहाँ पर v लिखेंगे अपन, v m इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी और r इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस को अपन स्मॉल भी लिख सकते हैं, और NH/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम इससे निकाला जा सकता है। और यहाँ n क्या है, n क्या है यहाँ, n = 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलेगा इसके अंदर, n = 1 2 3। और h प्लैंक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, 2π भी कांस्टेंट है अपने पास। तो ये आसानी से अपन एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स स्टेशनरी स्टेट में चक्कर जो काट रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने ये बेसिक जानकारी ली नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल की, और उसके बाद अपन इसकी और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी निकाली जाती है, रेडियस कैसे निकाली जाती है, इससे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।